लेकिन आंखों के चश्मे खुश्क नहीं हो रहे थे। मैंने एक और वार किया। मैंने धरिंदर शुक्ला का जुर्म बताया। मगर आप उसके दिफा में मैदान में उतर आई हैं। क्या आप आपका दिफा करने की भी थोड़ी सी कोशिश की थी, या जो कुछ शुक्ला कहता गया आप मानती गई? इन्हें सफाई का मौका दिया, इनका गम और दुख चाहने की जहमत कवारा की। बेशक वो भारत सरकार का मुजरिम था, मगर हुकूमत का मुजरिम होना बीवी बच्चों से नफरत की दलील नहीं है। आपको 15-16 साल गोद में खिलाया, मोहब्बत दी, शफकत से नवाजा। क्या वो सब ड्रामा था? क्या आप में दिखावे की मोहब्बत और हकीकी मोहब्बत की पहचान का शाऊर नहीं है? बनावटी और झूठी मोहब्बत को बेजुबान जानवर भी जान जाते हैं। आप और आपकी अम्मी जान इतनी कम मकल और नासमझ थीं कि इतने साल दोगले शख्स को ना परख सकी। गो पार्वती के बारे ये कहना गलत है। उसे बिल्कुल शऊर था। वो शौहर की मोहब्बत को न सिर्फ अच्छी तरह जानती थी, बल्कि जब मौका आया तो वतन के मोहब्बत पर शौहर की मोहब्बत को तरजीह थी। और उसे अपनी कार में छुपाकर आगरा से अंबाला ले गई और वहां से वापस आते हुए बेचारी सालम बाप की शक्युल कल्बी का शिकार हो गई। वो गुलगेर लहजा में बोली, तुम्हें झूठ बोलते हुए जरा भी झिझक नहीं होती? अपने अल्लाह ताला ही से शर्म कर लो, जिसे हर जगह मौजूद मानते हो। मामा उसे छोड़ने नहीं गई थी, वो इन्हें यरगमाल बनाकर ले गए थे। इतना तो आप भी जानती होंगी कि किसी को यरगमाल तब बनाया जाता है जब मुजरिम घेरे में आ जाता है। ऐसी हालत में बेशक उसे जाने दिया जाता है, मगर घेरने वाले पीछा नहीं छोड़ते, और वो जिसे यरगमाल बनाकर ले जाता है कम अज कम उसे कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर उसका पकड़ा जाना यकीनी हो जाता है। फिर वो बीवी को कत्ल करके जिंदा सलामत भागने में कैसे कामयाब हुआ, सोचने पर दाल में काला जरूर नजर आएगा। और यकीन करो, आपकी माँ का कातिल कौन है इस बारे काफी लोग जानते हैं, सिर्फ आप बेखबर हैं। उसने एक और दलील पेश की और हम पर 2 मरतबा कातलाना हमला क्यों करवाया, यहां तक कि हमें आगरा छोड़कर मुंबई मुंतकिल होना पड़ा। इसके तो हम गवाह हैं। चलें आपके वालिद की मुकम्मल कहानी सुना देता हूँ। यूं टुकड़ों में बात करके हमारी बहस ज्यादा ही तूल खींचती है। मेरी तमहीद पर उसने बेइतनाई से मुंह मोड़ लिया, गोया उसे जानने का कोई शौक ना था। लेकिन मुझे मालूम था उसका रुआ रुआ बाप की बेगुनाही सुनने का ख्वाह था। गोया हुआ अंसारी साहब तो नौजवानी में इंडिया आए। वो खूब रूप, पुरकशिश और वजीह मर्द थे। उनके जिम्मा पार्वती शुक्ला को मोहब्बत के जाल में फांस कर उससे नाजायज ताल्लुकात इस्तवार रखते हुए शुक्ला तक पहुंचना था। उसके बाद वो मतलब की मालूमात हासिल करके वापस लौट जाते, मगर पार्वती से पहला मुकालमा होते ही अंसारी साहब उसकी मासूम शक्ल पर ऐसे लट्टू हुए कि इस काम से हाथ खींच लिया। तब बड़ों ने उन्हें इजाजत दी कि वो चाहें तो इस लड़के से शादी कर सकती हैं, और ये यकीन दहानी भी करवाई गई कि लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बाद भी वो पार्वती को धोखा देने पर तैयार न थे, मगर बुरा हुआ मोहब्बत का कि पार्वती एकदम उनके दिल पर काबज होगी। तब वतन की मोहब्बत और काम से ईमानदारी से ज्यादा वो पार्वती की मोहब्बत में फंसकर शादी कर बैठे। इनका इरादा था कि जल्द ही बीवी को तलाक देकर वापस पाकिस्तान लौट जाएंगे, चाहे इनका पूरा खानदान मौजूद था। लेकिन वो ऐसा न कर सके। आपकी पैदाइश भी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई, और फिर बीवी बेटी की मोहब्बत में उन्होंने अपने वतन और खून के रिश्तों को भुला दिया। शायद वो सारी जिंदगी हिंदू बनकर इंडिया ही में गुजार देते कि ना बीवी को छोड़ सकते थे और ना बेटी के बगैर रह सकते थे। लेकिन तकदीर के सामने किसकी चली है। इनके जासूस होने का राज फाश हो गया, और शायद आपको हैरानी हो कि उनकी मुखबर पार्वती थी। उसे ये खबर तब पता चली जब शुक्ला को खुफिया एजेंसी का एजेंट ये राज बता रहा था। वो शोर को इतला देने भागी और न सिर्फ उसे मुतल्ला किया बल्कि अपनी गाड़ी में छुपाकर अंबाला तक भी छोड़ आई। अगर पार्वती उन्हें ना निकालती तो वो फंस चुके थे, क्योंकि उनकी बाकायदा निगरानी हो रही थी। शुक्ला को बेटी की ये जसारत नागवार गुजरी, उसने फौरन ही बेटी को कत्ल करवा दिया। आपको अपने कब्जे में लेकर झूठी और खिलाफे वाकया कहानी सुनाई। इसके झूठा होने को फकत यह दलील ही काफी है कि उसने आपका बाप से राब्ते का अकेला जरिया ही खत्म कर दिया। मेरी मुराद आपके मोबाइल फोन से है, जो शुक्ला ने अंसारी साहब के जाने के बाद तब्दील कर दिया था। वो कैसे राब्ता करता, और जिसे आप कातलाना हमले गर्दान रही हैं, वो अपनी बेटी को वापस लेने की कोशिश थी। मजलूम बाप बेटी की मोहब्बत में तड़प तड़प कर शुक्ला से रहम की भीख मांगता रहा, मगर उस जालिम के मद्देनजर झूठी अना, कौमपरस्ती और देशभक्ति के बुलंदबांग दावे थे। शुक्ला साहिब हसीयत और ताकतवर शख्स था। सरकारी जराये के साथ साथ उसके पास अपने कारिंदों की भी फौज थी। हुकूमती सतह पर भी यह मसला हल नहीं हो सकता था। तब बेचारा अंसारी क्या करता। मोहब्बत करने वाले हार नहीं मानते, कोशिश करते रहते हैं। वो जैसे फट पड़ी थी। मैं इत्मीनान से बोला, तो कोशिशों से कब रोके हैं वो? क्या ख्याल है आपको अगवा करने के पसे पर्दा क्या वजह हो सकती है? आपको इज्जत से मुखातब करना, कोई गजन न पहुंचने देना, हर किस्म की आसाइश पहुंचाने की कोशिश करना, ये सब आपके हुस्न से मुतासर होकर या मोहब्बत में फंस कर नहीं किया गया। वो बिपर कर बोली, थूकते भी नहीं है तुम्हारी बख्शी हुई इज्जत और आसाइशों पर।
ना तुम्हारी झूठी कहानी इस लायक है क्या एतबार किया जाए। बेहतर होगा हमें फौरन रिहा कर दो। ऐसा कर देता मगर आपकी जान को खतरा है। वह हठधर्मी से बोली, हमारी जान को सिर्फ तुमसे और पाकिस्तान में मौजूद हमारे नाम निहाद बाप से खतरा है। मैं दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुआ। डॉक्टर अंदर आ जाओ। मेरा अंदाजा था कि उसने हमारी बातों पर कान धरे होंगे। जज्जी वो बखलाए हुए अंदाज में अंदर आई। मेरे पुकारने को उसने मेरी नाराजगी पर मामूल जाना था। मैंने पूछा, इंटरनेट का कनेक्शन मिल जाएगा? हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, अपना लैपटॉप ले आओ। इंटरनेट का रूटर ऑन करके वो लैपटॉप ले आई। अपना ईमेल खोलकर मैंने लोरा को भेजी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग डाउनलोड की और परमा की तरफ मुतवज्जा हुआ। इस गुफ्तगू को गौर से सुनना, यह कहकर मैंने ऑडियो क्लिप चला दिया। राजपूत के साथ मेरी तफसीली गुफ्तगू सुनते हुए उसके चेहरे पर कई रंग आए थे। गुफ्तगू के इख्तिताम पर उसकी गुलगैर आवाज उभरी, झूठों के बीच फंस गए हैं, कहाँ जाएं? ये कहते उसने कंबल अपने ऊपर खींच लिया। इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं कहते गुड़िया। डॉक्टर सुजाता ने उसके साथ बैठते हुए शफकत भरे लहजे में कहा, तुम्हें बस ध्यान देने की जरूरत है। एक बाप कभी इतना जालिम नहीं हो सकता कि बगैर किसी वजह के अपनी बेटी पर कातलाना हमला कराए और बेगुनाह बीवी को कत्ल कर दे। वो हिचकी लेते हुए बोली, मम्मा भी ग्रैंडपा की बेटी थी ना। तुम्हारे नन्ना का किरदार ठीक नहीं था मेरी जान। इतने बड़े सबूत के बाद और क्या रह जाता है? लौरा ब्राउन के साथ भी तुम्हारे नाना ने बहुत घटिया सलूक किया था। उसने अपनी सारी कहानी मुझे सुनाई थी और यकीन करो मैं मान ही नहीं सकती कि राजा जैसा शख्स किसी मजलूम को कत्ल कर सकता है। परमा बदतमीजी से बोली, आप इसकी दोस्त है ना, तरफदारी तो करेंगी? सुजाता ने कहा, मैं ना तो राजा की दोस्त हूँ और ना इसे अच्छी तरह जानती हूँ। बस राजा की अकीदत मंद हूँ, क्योंकि इसने बगैर किसी लालच के मेरे लिए वो किया जो शायद मेरा सगा भाई भी ना कर पाता। और अब तुम दोनों की बात सुनकर मैं बगैर किसी की तरफदारी की भगवान की सौगंध खाकर कह सकती हूँ कि तुम गलती पर हो। राजा के दलाइल भी अकल तस्लीम करती के और उसके पास सबूत भी है। रिकॉर्डिंग में इसके साथ महवे गुफ्तगू आदमी का ताल्लुक अगर वाकई तुम्हारे मामू जान से है तो फिर तुम्हें तरद्दुद नहीं होना चाहिए। वो रूहानसी हुई, आप लोग हमें अकेला छोड़ सकते हैं? तुम सोचो और खूब अच्छी तरह सोचो। भूख लगे तो अपनी दीदी को आवाज दे देना। डॉक्टर सुजाता ने उसे माथे पर प्यार दिया और हम बाहर निकला। कॉफी गर्म कर लूं, ठंडी हो गई है। उसने भरे हुए मग उठाए और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। मैंने सोफे पर बैठकर टीवी लगा दिया। परमा के गायब होने पर पता नहीं कितना हंगामा मचा हुआ था। 3 बजने में चंद मिनट बाकी थे। टीवी पर कमर्शियल चल रही थी। सुजाता के आने तक खबरों की सुर्खियां शुरू हो गई थीं। सबसे पहली खबर ही परमा के अगवा की थी। जनरल धरिंदर शुक्ला के नवासी को KH नरेना अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के पार्किंग से अगवा किया गया था। अगवा करने वाले 2 जवान थे जिनके चेहरे शनाख्त नहीं हो सके थे। इनका स्नाइपर साथी शोभा मंजिल की छत पर मौजूद था। तफसील बाद में बताई जाना थी। डॉक्टर सुजाता काफी ले आई। काफी की चुस्कियां लेते हुए मैं खबर की तफसील सुनता रहा। न्यूज़कास्टर का लहजा काफी बदला हुआ था। वह शुक्ला खानदान के साथ मेरी दुश्मनी को उजागर करने की पूरी कोशिश कर रही थी और मुंबई में मुझसे जितने भी सच्चे झूठे वाकयात मंसूब थे तमाम के डांडे मेरी शुक्ला खानदान से दुश्मनी से जोड़ रही थी। इसकी वजह तो बिलाशुबा विघ्नेश की डाली हुई हड्डी थी। पाकिस्तान की तरह भारत का मीडिया भी बिकाऊ और दौलत वालों का पालतू कुत्ता है। आजाद सहाफत और बगैर लगी लिपटी कहने का शौक सिर्फ कमजोर, मुफलिस और निचले दर्जे के तबके के लोगों की खामियां और गलतियां उजागर करके पूरा किया जाता है। एक अंदाजा यह भी लगाया जा रहा था कि परमा को अगवा करने के पसे पर्दा वजह कत्ल से पहले उसकी असमत दरी करना था ताकि शुक्ला खानदान की सुबकी की जा सके। परमा के जख्मी मुहाफिजों के इज्साम से SR1 की गोलियां बरामद हुई थी। अब माहिरीन ये जांच कर रहे थे कि आया शुक्ला के जिस्म से बरामद होने वाली और मुहाफिजों के जिस्म से निकलने वाली गोलियां एक राइफल से चलाई गई हैं या मुख्तलिफ राइफलें इस्तेमाल हुई। इससे पहले मुंबई की एक कारोबारी शख्सियत राजेश गुप्ता उर्फ राजपूत को अगवा करते वक्त भी इसके मुहाफिजों पर इसी राइफल से गोलियां चलाई गई थी। धरिंदर शुक्ला की कश्मीर के महाज पर खिदमात और वहां दहशतगर्दों के सफ़े दरहम बरहम करने के कारनामों पर रोशनी डालते हुए मुझे इन्हीं दहशतगर्दों का साथी करार दिया गया था जो हुकूमत पाकिस्तान के एमा पर भारत में मौजूद था। विघ्नेश शुक्ला ने भी अपनी भांजी की बखैरियत वापसी का मुतालबा करते हुए खदशा जाहिर किया गया था कि उसे मेरे इरादे खतरनाक लगते थे और यकीन था कि मैं परमा को नुकसान पहुंचाऊंगा, क्योंकि धरिंदर शुक्ला को काल पर उसकी नवासी के बारे धमका भी चुका था। विघ्नेश ने यह भी बताया कि मेरी धमकी की वजह से उसने कई बार परमा को कॉलेज जाने से मना किया, मगर परमा कम सिन और नादान थी। इस वजह से मामू कोई बात को अहमियत नहीं दे रही थी। विघ्नेश चूंकि अपनी यतीम भांजी से अजद मोहब्बत करता था, इस वजह से उसकी ख्वाहिश के रास्ते में दीवार न बना। अलबत्ता उसकी हिफाजत का इंतजाम मुहाफिजों की तादाद दुगनी करके किया ताकि परमा की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। मगर दहशतगर्दों ने बड़ी तादाद में हमला किया और इन्हें स्नाइपर की मदद भी हासिल थी। इस वजह से परमा के मुहाफिज इसे अगवा होने से न बचा सके। परमा के अगवा पर काफी तफसील से रोशनी डाली जा रही थी और उसकी वजह विघ्नेश शुक्ला की मजलूमियत को उजागर करना था। यकीनन एक तरफ से चर्चा करके दूसरी जानिब विघ्नेश शुक्ला ने अपने पालतू कुत्तों के जरिए परमा की तलाश में सरधड़ की बाजी लगा देना थी। एक गलती बिलाशुबा मुझसे हो गई थी कि परमा के अगवा के वक्त SR1 को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।
ये राइफल इस्तेमाल करके मैंने नादानिस्तगी में विघ्नेश शुक्ला के मुआक्कफ की तायद की थी कि परमा के अगवा के पीछे मैं छुपा हूँ। एसआर-1 का हल्का होना, दूरमार होना और छोटे बैग में पैक होने की इजाफी खूबियों की वजह से ये गलती सरजद हुई थी। गो एसआर-1 और मेरा साथ ज्यादा अरसा नहीं चल सकता था कि 50 गोलियों के बाद ये राइफल मेरे काम के ना रही थी। मगर ये भी हकीकत थी कि मैं 2-3 मार्कों में 20 से ज्यादा गोलियां नहीं चला सका था। गोया अब तक 30 गोलियों की मोहलत बाकी थी। मैं विश्वास सिंह से रब्ता करने लगा। इस मकसद को मैं उसके पास एक नया मोबाइल फोन छोड़ आया था। 1-2 घंटियों के बाद मोबाइल मसरूफ कर दिया। क्या सोचा मेरा नंबर उसके पास मौजूद नहीं था, शायद इस वजह से कॉल नहीं उठा रहा। मगर इसी दौरान पैगाम की घंटी बज उठी। लिखा था कौन? राजा। मैंने जवाबी पैगाम भेजा और दोबारा कॉल की, मगर आगे से नंबर मसरूफ कर दिया गया। तारुफ के बाद भी उसका कॉल काटना हैरान कुन था। मुझे लगा कोई मसला है। मिनट भर बाद उसका अगला पैगाम आया। वीर जी, मैं प्रीतो हूँ, कॉल पर बात नहीं कर सकती। वो विशु को पूछताछ के लिए ले गए हैं। विशु ने मखसूस हदायत देकर नया मोबाइल पहले से मेरे पास रखवा दिया था। फिलहाल विशु ने आपको राब्ता खत्म करने की ताकीद की है। मैं भी आपकी कॉल के इंतजार में थी। अब ये मोबाइल आपको विशु की आमद तक बंद मिलेगा। जो बोले सो निहाल, सत्सर ही आकाल। रब रखा भाभी। मैंने भी आखिरी पैगाम देकर सोफे से टेक लगा ली। क्या हुआ? डॉक्टर सुजाता मेरे चेहरे पर तफक्कुर देखते हुए पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। मैं पहली हूँ मुस्कुराहट से बोला, कोई एक मसला नहीं है डॉक्टर। वो मुतबस्सम हुई, ऐसा ही होगा, मगर आपके चेहरे पर परेशानी नहीं जचती। मैंने समझाया ये तो फितरती अमल है, बस में थोड़ी होता है। वो अजीब से लहजा में बोली, आप मेरे आइडियल हैं, कम अज कम मेरे सामने झूठ मूठ ही सही मगर खुद को हशाश बशाश जाहिर करें, वरना मैं भी मुश्किलात और मसाइल से हिम्मत हारने को फितरत बना दूंगी। मैंने क्या क्या लगाया, तफक्कुर जाहिर करने और हिम्मत हारने में फ़र्क है पगली। हौसला बुज़दिल हारते हैं और तफक्कुर जुर्रतमंदों को भी लाहक होता है। मेरे कहने पर उसने मुसरत का इजहार करते हुए कहा, अब खुश हो, एक कॉल कर लूँ। मैं मोबाइल निकाल कर ज़हन पर जोर देने लगा। नादर उर्फ नज्जू चक्करबाज का नंबर याद करके नंबर डायल किया और मोबाइल फ़ोन कान से लगा लिया। क्योंकि पहले वाला मोबाइल फ़ोन मैं वहीं फेंक कर आ गया था, इसलिए नंबर याद करने की ज़रूरत पड़ रही थी। दूसरी तीसरी घंटी पर उसने कॉल उठा ली थी। नज्जू, मैं राजा बोल रहा हूँ, इस वक्त कहाँ हो? वो जमाई लेता हुआ बोला, वहीं हूँ बास, जहाँ छोड़ गए थे। यकीन वो नींद से जागा था। 20,000 कमाने हैं, बास मजाक करने को मैं ही मिला। मुझे मुंबई से निकलना है, इंतजाम कर सकते हो? अकेले या वो चमक चलो भी साथ होगी। मैंने गुस्से से कहा, पहले सिर्फ थप्पड़ मारा था ना, अब तुम्हारे सर में गोली उतार दूंगा। बास $20,000 देने के बाद ही गोली चलाना। मैं जलाते हुए बोला, यार तुम नादर खान हो, नादर सिंह तो नहीं हो। फिर हमकाना गुफ्तगू से क्या साबित करना चाहते हो? बास आप मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मतलब की बात करें ताकि इंतजामी अमूर की तरफ मुतवज्जा हो सकूं। हम 2 आदमी हैं, लेकिन ये जहन में रहे तमाम एजेंसियां, विघ्नेश के कुत्ते और पुलिस वगैरह शिद्दत से हमारी तलाश में है और हमें देखते ही कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। वो एतमाद से बोला, मैं मुकम्मल जायजा लेकर आपसे रब्ता करता हूँ। डॉक्टर सुजाता उम्मीद भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। पूछने लगी, काम बना? मैं खुजली से बोला, पहला मरहला तो शुरुआत का होता है ना, बनने बिगड़ने की बारी बाद में आती। मैं किसी काम आ सकती हूँ? उसे खलूस दिल से पेशकश की। मैं इत्मीनान से बोला, तुम्हारी जितनी मदद चाहिए थी बगैर किसी तकल्लुफ के ले ली। पूछा कि इस वजह से तो खुश हूँ, जरा इसकी हालत भी देख लूँ। मैं उठकर परमा की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खटखटा कर लम्हा भर इंतजार किया और फिर अंदर चला गया। वो घुटनों के गिर्द हाथ लपेटे जाने की सोच में खोई हुई थी। मैंने कुर्सी बैठ के करीब कैंची और नशीस संभाल ली। मेरे बोलने का इंतजार के बगैर उसने जुबान खोली। वो झूठ बोल रहे थे। मैंने बेसाख्ता तसी की। वो से मैं मुराद हूँ तो यहाँ तुम या आपके तखातुब से पुकारा जाऊँगा। उदासी से बोली, विघ्नेश मामू झूठ कह रहे थे। ना तो उन्होंने मुहावजों की तादाद बढ़ाई और ना हमें कॉलेज जाने से रोका, बल्कि हमारा दिल पढ़ने से उचाट हो गया था। वो बाइसरार जोर देते रहे कि हमें पढ़ना चाहिए और इसी मसरूफियत में खोकर हम ज़हनी तनाव और फिक्रमंदी से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे पहले अगवा और वापसी की खबर को भी वो पी गए थे। हमने ग्रैंड पा और इनसे साफ कहा था कि दौरान कैद हमें ना तो अजियत पहुंचाएगी और ना हमारी हुर्मत पर हाथ उठाया गया, जबकि वो हमारी असमत दरी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उसने खबरों की आवाज़ पर कान धरे थे। मुमकिन था दरवाजे के करीब खड़े होकर तफसील सुनी हो। मैंने कहा, अब तो यकीन आ गया कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। घुटनों से सर उठाकर उसने डुडबाई आंखों से मुझे घूरा और फिर गुलगेर लहजा में बोली, हमें पापा से बात करना है। मैं नफी में सरीला, वो पाकिस्तान में है और यहाँ से उन्हें कॉल करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कॉल करने को सख्ती से मना किया था। वो मछली तो हमें पाकिस्तान ले चले, इसी कोशिश में लगा हूँ। हमारे पीछे बहुत से लोग पड़े हैं। विघ्नेश सिर्फ अपने आदमियों पर इक्तफा नहीं करेगा। किराए के कातल और भाड़े के गुंडों की खिदमात हासिल करना उसके लिए चंदा दुश्वार ना होगा। मुझसे ज्यादा आपकी जान को खतरा है। उसके चेहरे पर जख्मी तबस्सुम उभरा। पहले यकीन नहीं आ रहा था। बेवकूफ़ है ना, पापा से बातचीत किए बगैर, इन्हें अपनी आंखों से जुर्म करता देखे बगैर इतना अरसा मसनून नफरत की आग में जलते रहे। दिल कहता वो ऐसे नहीं हो सकते और हम कहते हैं ऐसा ही होगा, क्योंकि सारे मुसलमान जालिम होते हैं और पाकिस्तानी तो हैं ही बेहिस्सो जालिम कौम। यादाश्त उनकी शफकतों और मोहब्बतों की तस्वीर दिखाती और हम उनके दुश्मनों की पेश की हुई सूरत आंखों के सामने रखते।
गहरा सांस लेकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। चंद शफाफ कतरे मुलायम गालों पर लुढ़के इन्हें साफ किए बगैर वो ममनूनियत से बोली, शुक्रिया, हमें मरने से पहले हकायक से रोशनास कर दिया। आप बहुत अच्छे हैं। मैं मज़ाहिया अंदाज में बोला, आप मुझ पर डोरे डाल रही हैं, लेकिन सॉरी, अब मैंने आपसे शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया है। बेसाख्ता उसका मुतरन्नुम कहका उभरा, आंखों में आंसू और लबों पर तबस्सुम यकीनन देखने के काबिल नजारा था। फिर अगवा क्यों किया? अब हमें मोहब्बत हुई तो आप भागने की फिक्र में हैं। वो मेरे मजाक पर महसूस हुई थी। बस ऐसे ही हंसते रहो। अंसारी साहब ने कहा था, इनकी परी जब हंसती है तो फिजा मुस्कुराने लगती है। यकीन मानो पहली बार पूरे माहौल को मुस्कुराता देख रहा हूँ। वो जिंदा दिले से बोली, ऊपर ऊपर से नजरअंदाज करने का दिखावा और अंदर से मुतासर करने की कोशिश, नहीं, ये नहीं चलेगा भाई। मैंने क्या लगाया, भूल गई क्या कहा था, मेरी जिंदगी में कोई और है? वो अचानक संजीदा होते हुए पूछने लगी, पापा का असल नाम फ़हीम असलम अंसारी है ना? हाँ, हम याद करते थे। परमा के लहजे में हसरत हलकोरे ले रही थी। मैं नफी में सर हिलाया। पगली, याद उन्हें किया जाता है जो भूल जाएं। उनकी हालत तो बकौल शायर ये है कि मैं एक पल भी जो भूलूं तुम्हें तो मर जाऊं। तुम्हारी याद का पैरा है मेरी सांसों पर। यकीन मानो उस ओहदे के ऑफिसर को पहली बार आंसू बहाते देखा है। पार्वती और परमा दो ऐसे नाम हैं जो वो बार बार जपते रहते हैं। अब उनकी गपशप, उनकी गुफ्तगू का मौजू, इनकी मालूमात, उनकी तरजीहात, उनकी सोचों का महवर और उनका सब कुछ पार्वती और परमा की यादें हैं। आपके नाना के सामने वो गिड़गिड़ाए, मिन्नतें की, माफिया मांगी, मगर शुक्ला साहब को तरस न आया। आपके हसूल की 3-4 कोशिशें वो पहले भी कर चुके थे जो नाकाम गई। आखिर उनकी नजरें इंतखाब मुझ पर पड़ी और मुझे किस्मत आजमाने आना पड़ा। इंशाअल्लाह इनके परी को इन तक पहुंचाने का सेहरा मेरे सर बंधेगा। बाप के जिक्र पर वो महवियत में खो गई थी। लबों पर मलकूती तबस्सुम और आंखों में सितारे झिलमिलाने लगे थे। बेताबी से पूछने लगी, सबर नहीं हो रहा, कब पहुंचेंगे? इसी काम में लगा हूँ। विघ्नेश मामू आपकी मोहब्बत में पागलों की तरह पूरी मुंबई को छान रहे हैं। वो मुल्तजई हुई, प्लीज उन्हें गोली ना मारना। मैंने तसल्ली दिलाई, कोशिश तो यही है। वो पूछने लगी, आप बहुत ही अच्छे निशानेबाज हैं, क्या सारे पाकिस्तानी फौजी ऐसे ही होते हैं? मैं नफी में सर हिलाया, आम फौजियों और स्नाइपरों में फर्क होता है। अलबत्ता ये कह सकती हो कि पाकिस्तानी स्नाइपर ऐसे ही होते हैं। हुनकारा भरते हुए उसने इस बात में सर हिलाया, पापा के बारे कुछ और बताओ ना। वो एकदम तब्दील हो गई थी। जिस बाप का नाम लेना उसे गवारा न था, अब उसके अलावा कुछ सुनना नहीं चाह रही थी। बिलाशुबा धर्मेंद्र शुक्ला ने बेचारी पर बहुत जुल्म ढाया था कि न सिर्फ उसकी मां को कत्ल किया बल्कि बाप को भी छीन लिया था। और मोहब्बतें जब नफरतों का रूप धार लें तो बहुत तबाही लाती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले कुछ खा पी लो, वरना अंसारी साहब ने मेरी क्लास ले लेना है कि उनकी परी को कमजोर करके ले आया हूँ। वो खिलखिला कर हंसी। जब हम पहले कैद में थे तब समझ में नहीं आता था कि आप हमारा इतना ख्याल क्यों रखते हैं, इतनी इज्जत क्यों देते हैं और कोई बात भी नहीं ठुकराते। आपकी मेहरबानियां किसी निचले दर्जे के आशिक की कोशिशें लगती थी जो अपनी अमीर महबूबा का दिल जीतने को कर रहा हो। अगर असल बात बता देता तो आपने बिदक जाना था। मेरे पास अपनी सच्चाई में कोई सबूत मौजूद नहीं था और बगैर सबूत के ये मौजू छेड़ना आपको मजीद मुतनफ्फिर कर सकता था। अब अपनी खुशकिस्मती समझो कि आपके कत्ल को विघ्नेश की नजर मुझ पर पड़ी और काम आसान हो गया। सॉरी, आपको बहुत ज्यादा तंग किया, बुरा भला भी कहा और नफरत तो दिल खोल करके। जरा सा तआक्कुफ करके उसने आंखें निकाली। कमी तो खैर आपने भी नहीं छोड़ी थी, सच में इतना डरा दिया था कि हम मसनूई तौर पर इज्जत करने पर मजबूर हो गए थे। मैं तुर्की बतुर्की बोला और मेरे सर में जग मारने का कारनामा भूल नहीं। वो खिलखिला कर हंसी। इसके लिए भी सॉरी, आप काफ़ी के साथ बर्गर और चिकन सैंडविच मंगवा लें, बहुत भूख महसूस हो रही है। और मैंने इस बात में सर हिलाते हुए डॉक्टर सुजाता को आवाज़ दी थी। रात को मैंने ड्राइंग रूम में सोना पसंद किया था। डॉक्टर सुजाता ने काफ़ी कोशिश की कि मैं ख्वाबगाह में लेट जाऊं, मगर मैंने इनकार कर दिया। परमा अकेले सोने की आदत थी, इसलिए उसके साथ डॉक्टर सुजाता को सुलाना नहीं बनता था। और मैं ना तो डॉक्टर के साथ एक ख्वाबगाह में सो सकता था और ना उसे ड्राइंग रूम में सुलाना मुनासिब था कि सिंफिन नाजुक के बजाय खुद जोखम उठा लेना शिवाय मर्दान की है। रात गए नज्जू की कॉल मिली। उसने मशवरा चाहने के अंदाज में पूछा, बास परसों की फ्लाइट कैसी रहेगी? मैंने हैरानी से पूछा, जहाज की सीटें करा रहे हो? वह मुझसे अंदाज में बोला, ड्राइवर कह रहा था कि वो जहाज का माफिक ट्रक उड़ाएगा। मैंने डांटा, बेशरम इंसान सीधी तरह क्यों नहीं बताते? वाइजी से बोला, सोचा आपको थोड़ा सा खुश कर दूं। मैंने दांत पीसे, मुझे खुश करना है तो सुबह का नाश्ता मनोज जोशी के साथ मिल बैठ कर करो। वो एहतजाजी अंदाज में बोला, बास मैं तो आपको अपना खैर खा समझ रहा था और आप मेरे दुश्मनों का काम आसान करने पर तुले। अच्छा फजूल बकवास छोड़ो और मतलब की बात पर आओ। वो तफसील बताता हुआ बोला, एक फौजी मेजर की मुंबई से तब्दीली हुई है। इसके घर का सामान मुंबई से पटना जा रहा है। पांडे गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक किराए पर लिया गया है, जिसने आज शाम को निकलना था मगर अब कल शाम को निकलेगा। सामान लोड करने वाले फौजी होंगे, मगर मैं अपने आदमी मजदूरों के भेस में ले जाऊंगा ताकि अपनी मर्जी से सामान को तरतीब देकर रखवा सकूं। और यकीनन मुफ्त के मजदूर मिलने पर वो शुक्र का कलमा पढ़ते हुए आराम करने को तरजीह देंगे। बाकी आपकी मर्जी है कि पटना तक
ट्रक में सफ़र करना चाहते हैं या रास्ते में उतरने को तरजीह देते हैं। मैंने कहा इसका फैसला बाद में करूँगा, पहले मुंबई से निकला जाए। उसने मुझे मुआवजे की तरफ मुतवज्जा किया। यकीनन अब नज्जू इनाम का हकदार बन गया है। काम की तकमील से पहले ही तुम्हें मुआवजे की पड़ गई है। सुबह हनुमान जी टावर की पार्किंग में पहुंच जाना, तयशुदा मुआवजा मिल जाएगा। वो साहब गोई से बोला, नज्जू एतबार तो किसी पर नहीं करता मगर आपको आजमा चुका है। मैं तंजिया लहज़े बोला, हाँ खुद चक्करबाजियाँ करने वाला दूसरों को भी ऐसा ही समझता है। वो शाकी हुआ, बस नज्जू की चक्करबाजी मतलब के हसूल को होती है, न कि अपने ग्राहकों को धोखा देने को। मामलात में बिल्कुल खरा हूँ, वरना आपकी खबर देने का इनाम 50 लाख तक पहुँच गया और बताने वाले का नाम भी सिगाए राज में रखने को वादा किया जा रहा है। मुझे अच्छा खासा झटका लगा था। बिलाशुबा इनाम की ये रकम मेरे लिए नहीं, परमा के हसूल की खातिर ऐलान की गई थी। विघ्नेश शुक्ला दौलत और जायदाद के लालच में अंधा हो गया था। परमा की खुशकिस्मती थी या शायद अंसारी साहब की मना जाते थी कि मुझे न सिर्फ बर वक्त पता चल गया था बल्कि उसे कत्ल कराने को मेरी ही खिदमात लेने की कोशिश की गई थी। बिलाशुबा ये फायदा अपना राज छुपाने की वजह से हासिल हुआ था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद है, जिसने अपना राज छुपाया वो मुराद को पहुंच गया। मैंने तंज किया, तो एहसान जता रहे हो? वो डटाई से बोला, 50 लाख को ठोकर मार रहा हूं, फिर भी एहसान नहीं मान रहे। हालांकि बदला चुकाना बिल्कुल आसान है, बस मुझे मिस भूरी का राब्ता नंबर अनायत कर दो। उसने लोरा ब्राउन को याद किया। मैं शायद उसकी पहली तवाज़े के असरात मातूम हो चुके हैं। वो आशिकाना लहज़े में बोला, बास कसम से साली दिल छीन कर ले गई है, मेरे पास फजूल बकबक का वक्त नहीं है यार।